लेखांकन का अर्थ एवं क्षेत्र यानी कि मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन आर्थिक एवं व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की एक कला है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लेखांकन प्रणाली की उत्पत्ति ईसा से भी 4500 साल पुरानी है। हड़प्पा और मोहेंजोदारो की खुदाइयों ने भी यह प्रमाणित किया है कि वैदिक काल में भारत में महाजनी बही खाता प्रणाली अपनाई जाती थी। मानव संपूर्ण व्यवहारों को याद नहीं रख सकता, इसलिए व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना आवश्यक हो जाता है। कहते हैं ना, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। आर्थिक व्यवहारों से लेखा करने की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालती है। व्यवहारों का लेखन रखना व्यक्तियों, संस्थाओं और व्यापारियों सभी के लिए आवश्यक हो जाता है, जैसे कि शिक्षण संस्था है, अस्पताल है, होटल, अनाथ आश्रम है, डॉक्टर, वकील इत्यादि। लेखांकन व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की एक प्रक्रिया है। हैरल्ड बायमैन एवं एलन आर डर्बिन के अनुसार लेखांकन को व्यवसायिक वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना एवं संवाहन करना कहा जा सकता है। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्ण तरह या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में भावपूर्ण विधि से लिखना, वर्गीकृत करना एवं सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों को व्यक्त करने की कला है। इस परिभाषा से लेखांकन एक कला है, विज्ञान नहीं। स्मिथ एवं एशबर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यवसायिक लेन देनों और घटनाओं के अभिलेखन तथा वर्गीकरण का विज्ञान है और उनका फिर सारांश बनाना, विश्लेषण तत्व व्याख्याय करना, ये भी एक कला है। इस परिभाषा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक कला और विज्ञान दोनों ही है। लेखांकन की विशेषताएं: व्यापारिक व्यवहारों का अभिलेखन करना यानी रिकॉर्डिंग करना, ये सबसे पहला कार्य होता है। एक व्यवसायी व्यापारिक व्यवहारों को जर्नल और अन्य पुस्तकों में, जैसे कि रोकड़ बही, विक्रय बही, प्राप्य बही, क्रय बही, क्रय वापसी बही लिखता है ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इन पुस्तकों से प्राप्त हो सके। वर्गीकृत करना, क्लासिफाइंग, संस्था में एक खाता बही बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति, व्यय और आय का अलग अलग खाता खोला जाता है। सारांशित करना, समराइजिंग, वर्ष के अंत में तलपट बनाया जाता है जिसमें सभी खातों के शेषों को दिखाया जाता है। इसके द्वारा ही तो हम व्यापार की लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्लेषण एवं निर्वाचन करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, ये लेखांकन का अंतिम कार्य है। इसमें बनाए गए वित्तीय सन्मकों के आधार पर और उन पर इस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है कि जिससे व्यवसाय भविष्य के बारे में हमें सब जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। लेखांकन की आवश्यकताएं, इंपॉर्टेंस: लेन देन का लेखा रखना। सबसे प्रथम कार्य जो एक लेखांकन का होता है वो है लेन देन का हिसाब रखना और उन्हें पुस्तकों में लिखना, ताकि भविष्य में कोई भी भूल या फिर कोई भी छल कपट की संभावना ना रहे और अशुद्धियों की खोज करना भी आसान हो जाए। आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी के लिए व्यवसाय के लाभ या हानि की जानकारी व्यवसायी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है और ये उसे लेखांकन से ही प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु संपत्ति का मूल्य क्या है, इसका जवाब व्यवसायी को समय समय पर लेखांकन के द्वारा ही मिल सकता है। व्यवसाय के हित रखने वाले सभी पक्षों पर सूचना देना। व्यवसायी के अलावा अनेक लोग होते हैं जैसे कि प्रबंधक, लेनदान, बैंक, सरकार एवं समाज, जिन्हें भी हमारे व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वित्तीय संस्थानों के लिए सूचना तैयार करने हेतु बैंक एवं अन्य संस्थाएं जो ऋण देती है, ये जानना चाहती है कि समय समय पर ऋण का ब्याज
प्राप्त होगा कि नहीं? उन्हें इन चीजों के बारे में हमारे पुस्तकों से ही तो ज्ञात होता है। कर की गणना करना, सरकार द्वारा आय पर आयकर, धन पर धनकार एवं विक्रय राशि पर विक्रय कर या वैट वसूल किया जाता है। इस तरह सरकार को भी हमारी लेखांकन से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, व्यापार का स्वामी खुद, प्रबंधक, कर्मचारी, ऋणदाता, लेनदान, सरकार। पहले हम बात करेंगे व्यापार के स्वामी के बारे में। वो अपनी सारी पूंजी व्यापार में लगा देता है। इस हेतु कि वर्ष के अंत में वह उससे आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता है और यह जानकारी उसे लेखांकन से ही तो प्राप्त होती है। प्रबंधक, वह व्यवसाय से संबंधित सारे निर्णय लेता है तथा व्यवसाय नियंत्रण में रखता है ताकि उसमें प्रगति हो एवं लाभ में भी बढ़ोतरी हो। कर्मचारी, ये वो लोग होते हैं जो अपना पसीना बहाकर और बहुत ही श्रम करके व्यवसाय को लाभ की तरफ ले जाते हैं। उन्हें लेखांकन से पता चलता है कि उनका भविष्य व्यवसाय में बढ़ेगा कि नहीं, उनकी तरक्की भी होगी कि नहीं। आजकल तो कर्मचारियों को शेयर्स भी व्यवसाय के दिए जाते हैं जिन्हें ESOP कहा जाता है, जिससे कर्मचारी और ज्यादा मेहनत करके व्यवसाय को ऊंचाइयां पर पहुंचाने की कोशिश करता है। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जैसे उनका श्रम बढ़ता है वह हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। हमारे स्टॉक का भाव भी बढ़ते जाता है मार्केट में। ऋणदाता, ये ज्यादातर यही देखना चाहते हैं कि कंपनी ब्याज का पैसा चुकाने में सक्षम है कि नहीं। लेखांकन के द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है और वे निश्चिंत हो जाते हैं उनके पैसों के लिए। लेनदान, उधार माल देने वाले लोगों को भी चिंता रहती है कि उनके पास पैसे उन्हें समय पर मिलेंगे कि नहीं। इसकी जानकारी भी तो उन्हें वित्तीय विवरणों से ही तो प्राप्त होती है। सरकार, जैसे हमने पहले भी कहा और चर्चा की है, सरकार व्यवसाय से कर वसूल करते हैं। लेखांकन का क्षेत्र, द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यवसाय ने कितना लाभ कमाया है, अतः लाभ ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। सामान्य पुस्त पालन, इसका मतलब यह है कि हमें जर्नल में प्रविष्टताएं करना और खातों में खातोनी करना है। वित्तीय विवरण, वर्ष के अंत में लाभ देखने के लिए तलपट बनाया जाता है एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए चिट्ठा बनाया जाता है। लागत लेखांकन, हमें यहाँ प्रत्येक लागत की ज्ञात करके वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करनी होती है, जिससे हमें पता चलेगा कि अंत में हमने लाभ कितना प्राप्त किया है। प्रबंधकीय लेखांकन, व्यापार में कई किस्म के निर्णय लेने पड़ते हैं। इनसे जुड़े हुई सारी सूचनाएं और आंकड़े उपलब्ध करवाना लेखांकन का ही तो कार्य होता है। सामाजिक लेखांकन, आधुनिक युग में सामाजिक लेखांकन का महत्व बढ़ते जा रहा है। लेखांकन द्वारा समाज को यह सूचना दी जाती है कि संस्था समाज के हेतु या कल्याण के लिए कितनी राशि एक वर्ष में लगाती है। लेखांकन की शाखाएं, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, पहली है वित्तीय लेखांकन। आर्थिक स्थिति का पता चलता है हमें हमारे पूर्ण लाभ का पता चलता है। लागत लेखांकन, निश्चित अवधि में उत्पादित की गई वस्तुओं की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना होता है और उन पर समय समय पर नियंत्रण रखना पड़ता है। प्रबंध लेखांकन, व्यवसाय के लाभ नुकसान की स्थिति का इस तरह से विवरण किया जाता है कि प्रबंधकों को व्यवसाय के बारे में तुलनात्मक स्थिति का ज्ञात होता है, जिससे नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। मानव संसाधन लेखांकन, आज के युग में कर्मचारियों को भी संपत्ति मानी जाती है, अतः इनकी लागत भी पुस्तकों में की जा रही है। सामाजिक दायित्व लेखांकन, व्यवसाय से पर्यावरण में कई हानिकारक परिवर्तन होते हैं, अतः लेखांकन द्वारा समाज को व्यवसाय द्वारा दिया गया उत्पाद एवं सेवाओं के रूप में रोजगार, कर, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि को प्रस्तुत किया जाता है। सारांश में अगर हम देखें तो हमने आज इसमें यह देखा है कि व्यवसाय के लिए अनिवार्य है लेखांकन। लेखांकन के बिना लाभ या हानि की जानकारी भी संभव नहीं है। हमने यह भी पढ़ा है कि लेखांकन की उत्पत्ति ईसा से 4500 साल पुरानी है। लेखांकन से हमें आर्थिक क्रियाओं
के परिणामों की जानकारी एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। लेखांकन में रुचि रखने वाले लोग हैं जैसे कि व्यापार का स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी, लेनदान, बैंक, सरकार, समाज इत्यादि। लेखांकन की विभिन्न शाखाएं हैं जैसे वित्तीय, लागत, प्रबंधक, मानव संसाधन एवं सामाजिक दायित्व लेखांकन। लेखांकन का संबंध गणित एवं प्रबंध से है। बिना गणित के लेखांकन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार लेखांकन को ज्ञान आज के युग में बढ़ गया है और जरूरी भी हो गया है। अगर हम हमारे प्रतिद्वंदी से आगे आना चाहते हैं तो हमें हमारी लागत पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा और इससे हमारे लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। लेखांकन प्रक्रिया, जर्नल, खाता बही और तलपट। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखी जाने वाली हिसाब किताब की पुस्तकें दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक पुस्तकें एंड अंतिम लेखों की पुस्तकें। प्रारंभिक पुस्तकें जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं, इस पुस्तक में हम प्रतिदिन के व्यापारिक सौदों को प्रमाणकों के हिसाब से लिखते हैं। छोटे और मध्य श्रेणी के व्यापारी प्रारंभिक लेखों के लिए एक ही पुस्तक रखते हैं जिसे दैनिक, रोजनामचा या फिर जर्नल कहते हैं। बड़े व्यापारी जर्नल के साथ साथ कुछ बहियां भी प्रारंभिक लेखों में रखते हैं। अंतिम लेखों की पुस्तकें, द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, जर्नल की सहायता से फिर अंतिम पुस्तकों को बनाया जाता है जैसे कि खाता बही, और इन पुस्तकों को व्यापार की मुख्य पुस्तक माना जाता है और जर्नल को सहायक पुस्तक कहा जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, लेखा पुस्तकों में जर्नल का महत्व। किसी भी सौदे की पहली प्रविष्टि जर्नल में ही होती है, इसलिए जर्नल प्रथम पुस्तक कहा जाता है और इसी के सहायता से मुख्य पुस्तक खाता बही तैयार की जाती है। इससे लेखा पुस्तकों की नींव भी कहा जाता है। हमें जर्नल के तिथिवार सारी व्यापारिक व्यवहारों का पता चलता है। जर्नल में प्रत्येक सौदे के विभिन्न पक्षों को वर्गीकरण किया जाता है। जर्नल की सहायता से ही मुख्य पुस्तकें तैयार की जाती है और हमें यह भी पता चलता है कि किस खाते को कितनी राशि से डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है वो हम अभी आगे सीखेंगे। 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला, व्यक्तिगत खाते जिसे हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जिस खाते में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, बैंक आदि के साथ हुए सौदों को लिखा जाता है उसे व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जैसे कि अमिता का खाता, एबीसी कंपनी का खाता अथवा बैंक ऑफ इंडिया का खाता, व्यापारी का पूंजी का खाता और आहरण का खाता भी इसी में आता है क्योंकि वह व्यापारी यानी कि एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरे प्रकार का खाता जो होता है उसे हम कहते हैं वस्तुगत या वास्तविक खाते, जिन्हें हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। व्यापार से जुड़ी हुई वस्तुओं और संपत्तियों से जुड़ी हुई व्यवहारों को जिन खातों में लिखा जाता है उन्हें हम वस्तुगत या फिर वास्तविक खाते कहते हैं, जैसे कि माल खाता, मशीन खाता, फर्नीचर खाता, रोकड़ खाता इत्यादि। नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते। व्यापारी के लाभ हानि या फिर आय व्यय के लेखों को जिन खातों में लिखा जाता है उन्हें हम वास्तविक, अवास्तविक या फिर सिर्फ नाम मात्र के खाते भी कहते हैं। अब खातों के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ली, बट द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जानना बहुत ही जरूरी है, जिन्हें हम कहते हैं द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नलाइजिंग। पहला है व्यक्तिगत खाते से संबंधित नियम। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वस्तुगत या वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट से संबंधित नियम। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। वस्तुगत या वास्तविक खाते जिन्हें हम अवास्तविक खाते यानी नाम मात्र के खाते। समस्त हानियों और खर्चों को डेबिट करो और समस्त लाभों और आयों को क्रेडिट करो।
यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कुछ विशेष प्रकार के खाते हैं जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। जैसे पहला जो है वो है पूंजी खाता, द कैपिटल अकाउंट। व्यापार के अस्तित्व को व्यापार से अलग माना जाता है और इसलिए जब भी व्यापारी धन लेकर आता है व्यापार में तो उसे पूंजी खाता में लिखा जाता है और व्यापार के स्वामी को लेनदार कहा जाता है यानी कि क्रेडिटर। यहाँ व्यापार के स्वामी की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है जैसे ये एक लेनदार है और नकद खाते को डेबिट किया जाता है जैसे पैसे आए हैं। आहरण खाता जिसे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट कहते हैं, यह खाता भी व्यापार के एक स्वामी से संबंधित ही है। जब स्वामी नकद व्यापार में से खुद के पर्सनल खर्चे के लिए ले जाते हैं तब हम व्यापार के स्वामी का आहरण खाते को डेबिट करते हैं क्योंकि वह अब हमारे लिए एक डेटर है और नकद बाहर जा रहे हैं इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। जर्नल में लेखन करने की प्रक्रिया, द प्रोसीजर फॉर जर्नलाइजिंग। निम्न प्रक्रियाओं को हमें अपनानी चाहिए। सौदे के अध्ययन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस सौदे में कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं। प्रभावित खातों की प्रकृति का पता लगाना जरूरी है, जैसे कि वह वस्तुगत है, व्यक्तिगत है या वास्तविक है या फिर अवास्तविक खाते हैं और उस हिसाब से हमें उनके नियम लगाकर उनका प्रयोग करना है। जर्नल में इन सौदों का लेखा करना है, जर्नल की जोड़ लगानी है तथा आगे ले जाना है। जर्नल का स्वरूप, द फॉर्म ऑफ जर्नल। पहला होता है तारीख या तो फिर दिनांक का कॉलम। पहला खाना है और यहाँ खाने के ऊपर वर्ष लिखा रहता है और सारे सौदों को दिनांक और माह या तिथि के हिसाब से लिखा जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें हम लिखते हैं। विवरण, पर्टिकुलर्स। इस खाने सौदे से संबंधित डेबिट या क्रेडिट होने वाले खातों को लिखा जाता है। जिस खाते को डेबिट करना होता है उसे पहले नाम लिखा जाता है और उसके फिर आगे डेबिट DR करके लिखा जाता है। क्रेडिट के खाते का नाम शुरू करने से पहले TO लगाया जाता है। इसके नीचे विवरण दिया जाता है कि सौदे के बारे में कुछ विशेष सेंटेंस। नीचे विवरण दिया जाता है सौदे के बारे में। खाता पृष्ठांक, लेजर फोलियो नंबर। जर्नल से ही सब बही बनती है। इस खाने में उस बही के पृष्ठ का यानी कि पेज का नंबर लिखा जाता है। नाम की राशि, डेबिट अमाउंट। इस खाने में डेबिट होने वाले खाते की राशि लिखी जाती है। जमा की राशि, क्रेडिट अमाउंट। इस खाने में क्रेडिट होने वाले खाते की राशि लिखी जाती है। जर्नल का जोड़ लगाना और उसे आगे ले जाना, कास्टिंग एंड द कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ जर्नल। जब जर्नल एंट्रीज से पूरा पन्ना भर जाए तो उसका जोड़ लगा लिया जाता है और विवरण के खाने में CF यानी कैरीड फॉरवर्ड लिखा जाता है। यह जोड़ अगले पन्ने पर BF ब्रॉट फॉरवर्ड से शुरू किया जाता है। जोड़ लगाने को कास्टिंग और एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर ले जाने को कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। जर्नल को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यापारी मिस्टर कृष्ण के निम्नलिखित व्यापार हुए। एक व्यापारी मिस्टर कृष्ण के निम्नलिखित व्यापार हुए। 1 फरवरी 2013 पूंजी के रूप में रोकड़ लाए ₹5000। बॉट कैपिटल इन कैश। यहाँ कैश अंदर आ रहा है बिजनेस में और व्यापार में, और व्यापार का पूंजी कैपिटल हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाती है, इसलिए हमें उसे क्रेडिट करना है। सो द एंट्री जो होगी यहाँ पर वो होगी कैश नकद अकाउंट डेबिट टू व्यापार का पूंजी अकाउंट 5000 और नरेशन में हम लिखेंगे नकद व्यापार में लाया गया। फरवरी 7, 2013 यहाँ माल क्रय खाता और मिस्टर लाला यानी कि व्यक्तिगत खाते प्रभावित हो रहे हैं। मिस्टर लाला से माल उधार लिया गया 1000 रुपए का, तो यहाँ माल क्रय खाता यानी परचेजेस अकाउंट, क्योंकि
परचेजेस हो रही है, गुड्स अंदर आ रहे हैं, इसके लिए हम डेबिट करेंगे। एंड लाला हमारे लिए क्रेडिटर हो जाते हैं, लेनदार हो जाते हैं, इसके लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर लाला अकाउंट। फरवरी 7 को ये गुड्स अंदर लाने के लिए हमने गाड़ी भाड़ा भी चुकाया। गाड़ी भाड़ा हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। और कैश हमारा बाहर जा रहा है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। कैरेज यानी गाड़ी भाड़ा अकाउंट डेबिट टू कैश यानी नकद अकाउंट क्रेडिट। गाड़ी या कैरेज भाड़ा चुकाया गया नकद में, ये उसका नरेशन हो जाएगा। उसी तरह फरवरी 17 को हमने सैलरी पे की। सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश बाहर जा रहा है, नकद बाहर जा रहा है, इसके लिए क्रेडिट। तो वेतन नकद में चुकाई गई। इस तरह से हमें पता चलता है कि जर्नलाइजेशन हम कैसे करें, और इसके बाद जब जर्नल सही से बन जाए तब हमें बाकी की पुस्तकें भी बनानी होती है, जिनसे हमें पता चलेगा कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है।